गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कुछ प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं और क्लास 10 हमारे पास चैप्टर है लीनियर रिलेशन इनटू वेरिएबल। उससे हम लोग ये प्रॉब्लम से बात करेंगे। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, हम लोग कहते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा लीनियर इक्वेशन कौन सा है a2x + b2y + c2 = 0, है ना। यहाँ से हमारे पास तीन केसेस आते हैं। हमारे पास जो दो लाइनें ये हैं, नंबर फर्स्ट आपका ये आता है, जैसे हम यहाँ से ये लिखते हैं इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, एक केस आपका ये आता है। दूसरा हमारे पास ये आता है a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, और थर्ड वाला केस ये आता है a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। यहाँ पे आ रहा है ना। हाँ ठीक, ये तीन केसेस हैं हमारे पास। तो इसमें हम आपसे क्या कहते हैं, इफ अगर दो लाइनें हैं आपके पास a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 है, और हम फर्स्ट केस ये देखते हैं a1/a2 is not equal to b1/b2, then we get यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है ना। और हम कहते हैं सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट, सिस्टम हमारा ये कंसिस्टेंट है, यानी a1/a2 ये x का कोएफिशिएंट है a1 है, x का कोएफिशिएंट है a2 है, वही आपका y का कोएफिशिएंट b1 है, इधर y का कोएफिशिएंट b2 है। और हम चेक कर लेते हैं कि a1/a2 is not equal to b1/b2, then we get यूनिक सॉल्यूशन a1x, ठीक है ना। a1/a2 is not equal to b1/b2, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और इस केस में हम क्या कहेंगे, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, राइट। दूसरे केस में हमने आपसे कहा है a1/a2 is not equal to b1/b2, अरे a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। यहाँ से हम कहते हैं कि पैरेलल लाइंस आती हैं हमारे पास, पैरेलल लाइंस। हम यहाँ से कहते हैं बेटा दो सॉल्यूशन, है ना। तो थोड़ा सा और देखो, जैसे a1/a2 is not equal to b1/b2, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया आपका। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, है ना। इसका मतलब दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज दिस इज गिव्स दी वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया। दूसरा हमारा ये है कि a1/a2 is not equal b1/b2 is not equal to c1/c2, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में हमें कोई सॉल्यूशन ये नहीं मिलता है। तीसरा है a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2, तो ये जो है आपका ये तीसरा केसेस है, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट लाइंस, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसको क्या बोल देते हैं, कॉन्सिक्वेंट लाइंस, है ना। इसमें आपकी आती है कॉन्सिक्वेंट लाइंस, और इधर हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आप लोग लीजिएगा, है ना। इसमें भी सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट ही रहता है ना। ये आपका होता है इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें नो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट, राइट। तो मतलब हमारे तीन केसेस हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव एक बनने का बहुत सारा चांस रहता है। ये कॉन्सिक्वेंट लाइंस होगी, मतलब एक लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे पॉइंट आएंगे, दैट इज बहुत सारे हमें सॉल्यूशन इसके लिए मिलेंगे, है ना। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, जरा लिखिए, बात कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई, तो जरा ये देखिए, प्रॉब्लम ये लिखिएगा। हम लोग ये लिख रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दी हम लिख रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस the pair of equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and और दूसरा आपका है -3x - 6y plus 6 plus 1 equal to 0, और कह रहे हैं नंबर ए है ऑप्शन आपका, ऑब्जेक्टिव में है नंबर ए लिख रहे हैं ए यूनिक सॉल्यूशन, नंबर बी ऑप्शन है आपका एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नहीं सॉरी थोड़ा ये हो गया, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन,
नंबर सी है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और नंबर डी है बेटा इसका जवाब है, लिखिएगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम से ऑप्शन हम बोलेंगे लिखेंगे इसमें, है ना। ये अब आपको ये चेक करना है, हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इससे और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इससे, है ना। तो हम यहाँ से ये लिख रहे हैं कि a1 क्या है आपका, बोलिए 1, बोलो ना। b1 क्या है 2, c1 क्या है 5, a2 है आपके पास -3 और b2 है आपके पास -6, c2 है आपके पास 1। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। नाउ वी चेक a1 अपॉन a2, तो हम लोग लिख रहे हैं 1 अपॉन -3, ये आपका आ गया, सॉरी ये हो जाएगा। b1 अपॉन b2 हम चेक कर लेते हैं, तो 2 अपॉन -6 दैट इज माइनस का 1 अपॉन 3 ये आ गया। और c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं, तो 5 अपॉन 1 दैट इज 5 आ गया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों कंडीशन में से आपका ये मिलता है भाई, ये आपस में इक्वल है ना। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा केसेस है, ये आपका सेकंड वाला केसेस है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो क्या कह देते हैं, क्लियर लाइंस है, सॉरी पैरेलल लाइंस है, दैट इज नो सॉल्यूशन। सिस्टम पूछे हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट है ना, यानी कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। अब हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि सॉल्यूशन के बारे में ना पूछे, आपसे ये पूछ रहा है क्लियर ऑपरेशन दिस एंड दिस है, सिस्टम हमारा ये मतलब पूछ सकता है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको इतना ये सब चेक करना पड़ेगा और आपको याद है चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इन दैट केस we apply this, that is parallel lines, that is no solution, that is system is inconsistent। यानी 3 सवाल आपके ये होंगे, ठीक। अगले बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अगले बारे में बात करेंगे। आप लोग लिखते जाइए, बाकी जो लोग बैठे हैं वो लिखते जाएं, ठीक है। देखते हैं the pair of equations, the pair of equations हम लोग लिखते हैं 2x + 2y + 5 = 0। अगला है आपका -3x - 6y + 1 = 0, -6y + 1 = 0 है नंबर ए। अब देखिएगा ऑप्शन है इसका, नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन लिख देने केवल बोलना है। नंबर 1 लिखिएगा यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 लिखिएगा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, नंबर बी लिखिएगा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, नंबर सी लिखिएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नंबर डी लिखिएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कोई चेक कर लेते हैं आप, यहां से हम ये लिखते हैं बेटा a1 2 b1 2 c1 = 5 है, और यहाँ से a2 = -3 है, b2 = -6 है, c2 = 1 है। यहाँ से हम ये चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन -3 दैट इज -2/3 हो गया। b1 अपॉन b2 यहाँ से लिखते हैं 2 अपॉन -6 दैट इज -1/3। क्या ये आपस में इक्वल नहीं है? we say that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then unique solution। इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन ही तो मिलता है ना। इस केस में भाई ये कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then we get unique solution। शायद ऑप्शन ये वाला ही सही होगा इसका, है ना, ठीक। अगला लिखिएगा, इसमें कंटिन्यू ये रहने दीजिएगा। आगे लिखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, अगला करना है आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। तुम लोग ये लिखते भी जाओ, हम ये लिख रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। अभी ये कुछ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस ये है आपका x - y + 8 = 0 and 6x - ky
इज इक्वल माइनस का 16 रिप्रेजेंट कौन सी लैंड लाइन है, रिप्रेजेंट कौन सी लैंड लाइन, ये आपका के की किस वैल्यू के लिए ये कौन सी लैंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये है आपका, एक बार ये देखिए, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसे सही तरीके से लिख लें, तो आप कह रहे हैं 6x माइनस के वाई प्लस 16 देखिए ये सब बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, लीनियर दोनों में है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि बेसिक में आएगा नहीं स्टैंडर्ड में आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा नहीं तो बेसिक में आएगा, ये बेसिक चीजें हैं ये सबके लिए है ना। तो कंपैरिजन जब हम यहाँ से बेटा ये कर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है a1 3 लिया लिख लिया अपने से, उससे थोड़ा ये आपको कैलकुलेशन करने में गलती होगी नहीं यहाँ है ना। ये 6 है, b2 माइनस का a है और c2 कंटिन्यू आपके पास ये हो गया। ये पहले ही कह रहा है कि रिप्रेजेंट कौन सी लैंड लाइन, और कौन सी लैंड लाइन के लिए कंडीशन होती कौन सी, ये वाली होती है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 होता है। तो यहाँ कर दीजिएगा, हम लोग ये कह रहे हैं a1/a2 दैट इज 3/6 b1/b2 हम यहाँ से ये कह रहे हैं माइनस 1/माइनस के हो गया, यहाँ से लिखते हैं c1/c2 8/16 दैट इज ठीक। तो ये है क्या, तो भाई यहाँ से ये क्या है 1/2 भाई हम ये कर रहे हैं कॉन्स्टेंट लाइंस के लिए, आप चाहें तो इसे कर लीजिएगा कॉन्स्टेंट लाइन, आप लिखिए इधर फॉर कॉन्स्टेंट लाइन और कॉन्स्टेंट लाइन हम लोग कह रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इट मींस इसका मतलब ये हो गया 1/2 इज इक्वल माइनस 1/k इज इक्वल 1/2, चाहे ये लिख लीजिएगा चाहे ये लिख लीजिएगा, बात करो ठीक। यहाँ से आपका आ गया k इक्वल टू -2, k की वैल्यू -2 है इसके लिए ठीक। क्या बात करते बोले क्या, अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं बोला था, ऑप्शन इसका बेटा ये लिख लो, ये रिप्रेजेंट लाइंस, ऑप्शन ए क्या है इसका, ये थोड़ा लिख लो, हम भूल गए थे, देखिए 1/2 और ऑप्शन बी है माइनस का 1/2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। कुछ गलती हुई क्या, अच्छा ये -1 है, हाँ ठीक राइट। तो यहाँ से दिया जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये है, ये वाला ठीक। लिखो ठीक है, अगला फिर हम लोग बात करते हैं देखिए if the lines given by if the lines देखते रहिएगा, if the lines given by 3x प्लस, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ तो इस वीडियो के माध्यम से, अभी भी समय है आपके पास, आप एनसीईआरटी बेसिक वाले को एनसीईआरटी तो करना ही करना है आपको, एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k is then the value of k is, ऑप्शन हम लिख देंगे, केवल बोल रहे हैं नंबर ए ऑप्शन है, देखिए इसका -5/4, चलो ये लिख दे रहा हूं -5/4, नंबर बी ऑप्शन क्या है, ये 2/5 नंबर सी ऑप्शन है 15/4, नंबर डी ऑप्शन है 3/2। आज हम लोग ये 4 मार्च है ना हमारे पास, 4/3/2025 है ना, ये है। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसा पहले देन द वैल्यू ऑफ के, तो
हमने आपको सेकंड कंडीशन ये क्या बताई थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मैंने कहा था। देखिए फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस हमने आपसे ये कहा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बेटा a1 थोड़ा हम देखिए डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है बोलिए, ये a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, दैट इज 3/2 b1 अपॉन b2 यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है, 2k है और b2 यहाँ आपका 5 है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा -2/1। ये आपका हो गया। यहाँ से क्या कह रहे हैं आपसे, ये है आपका, है ना। अगर हम इसको देख रहे हैं तब क्या कह रहे हैं आपसे, ये हम ये लिख रहे हैं 3 5 या 15 इक्वल टू 4k, ठीक ठीक, 15 इक्वल टू 4k। और यहाँ से हम ये कह रहे हैं तो ये है इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने k की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल ये रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से बेटा k आ गया 15 अपॉन 4 आ गया, और अगर हम इसको ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 2k upon 5 is not equal to -2/1, that is 2k is not equal to -2/5, that is k is not equal to -1/5। ये है। अब आप ये याद रखिएगा कौन सा है, ये ऑप्शन ये सी होगा, ये है ही इसमें, है ना। कह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ ये पेयर ऑफ लाइंस जो हैं आपकी पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये याद रखना चाहिए, ठीक। तो अगला फिर लिखें जरा, एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, है ना, जैसे इसको अपने आप से करना है, देखिए मैं इसे करवाऊंगा नहीं कि उसमें दे रहा हूँ आपसे, थोड़ा लिखें। देखिए द वैल्यू ऑफ c फॉर विच the value of c, हम लिख रहे हैं the value of c for which the pair of equations, बेटा आ रहा है ना, the pair of equations, the pair of equations, आवाज मेरी आ रही है, cx minus y is equal to and 6x minus 2y will have infinitely many solutions, will have infinitely many solutions। ये है ऑप्शन ए, ये लिख लो, ऑप्शन बी लिख लो, चाहो। ये कह रहे हैं कि a इज इक्वल 3, b इज इक्वल -3, c इज इक्वल -12 और d इज इक्वल है 3 और 4। ये क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लिखवाया था, यही कह रहे हैं ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये है आपके पास, इसको चाहे थोड़ा सही तरीके से लिखिए, cx minus y minus 2 इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं 6x minus 2y minus 3 इक्वल टू 0। a1 क्या है c, a2 क्या है 6, b1 क्या है -1, b2 क्या है -2, c1 क्या है -2, बोलो c2 क्या है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, c अपॉन 6 1/2 इक्वल टू 2/3 आ गया, ठीक। हाँ या ना, एक बार ये ले लीजिएगा इसके साथ, तो ये क्या है 2c इज इक्वल 6, c इक्वल टू ये आ गया। एक बार इसके साथ ये ले लीजिएगा, तो c अपॉन 6 क्या रहेंगे ट्वाइस बाई 3, 3c इक्वल टू 2 into 6, c इक्वल टू 2 into 6 by 3, 3 2 जा 6, 2 जा 4, c इक्वल टू 4।
ये है, तो आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक, डी ऑप्शन आएगा, ये देखिएगा। ऐसा ऐसा ये मत करिए कि एक आ जाए इस पर आप डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, जब दोनों ऑप्शन है तो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक, इस सीरीज में हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, है ना, ये तो करिएगा इसको। देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, देखिए हम बोल रहे हैं फॉर विच, हम कह रहे हैं आपसे फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू will the following pair of linear equations, will the following pair of linear equations have infinitely many solutions, have infinitely many solutions। ठीक, ये है आपके पास। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम आपको ये बोल रहे हैं, पहला है 4x + 5y = 2, पहला तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2p + 7q x + p + 8q is equal 2q - p + 1। ये दूसरा सवाल पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ p एंड q विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने आपसे कहा था a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2। एक बार कोशिश करिए कि आप कहां तक गया, आंसर लिख गया। चलिए स्टार्ट करो, एक बार अपने आप से कोशिश करें, फिर हम बाद में बात करते हैं। हो गया भाई, P और Q की किस वैल्यू के लिए ये लोग कह रहे हैं फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लिख रहे हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम लोग कहते हैं कि a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2। यही कहते हैं, है ना, ये कहते हैं ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे कह सकते हो -2 = 0, और इसको आप ऐसे कह सकते हैं -10 = 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना, अपने कंफर्टेबल जोन के लिए कर लेते हैं। वैसा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a1/a2 की बात कर रहे हैं, a1 क्या है 4, a2 क्या है 4, ये हो गया। b1/b2 की बात कर रहे हैं 5/10, और c1/c2 की बात कर रहे हैं -2q - p + 1। ये ठीक, ये आता। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं भाई, एक बार इसको ये ले लीजिए, एक बार इसके साथ ले लीजिए। दो ही केसेस तो आएंगे, दो केस बनेंगे, p और q में दो इक्वेशन आएंगे, उनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। पहला केस ये है कि इसको इसके साथ लिख देंगे। ये फर्स्ट हम कहें 4p/2p + 7q is equal 5/p + 8q, है ना। तो हम ये लिख रहे हैं, इसका ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं भाई 4p, हम ये कह रहे हैं 4p बोलिए + 32q
इज इक्वल tan p प्लस का 35 क्यू, ये है आपका। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं आपसे 4p माइनस का tan p इज इक्वल 35 क्यू माइनस का 32 क्यू, ये माइनस 16 और ये हो गया 3 क्यू माइनस, बोलो या 3 बन जा 3 2 जा, यानी कि p इक्वल टू आ गया यहाँ से ऐसे कर लो माइनस 2p इक्वल टू क्यू आ गया, या p इक्वल टू माइनस का 1/2 क्यू आ गया, चाहे कुछ मान लो, ठीक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले केसेस। दूसरा क्या है, दूसरा आप कह रहे हैं केसेस आपका ये है 4/2p प्लस का 7q इज इक्वल ये ट्वाइस अपॉन 2q माइनस p प्लस 1। यहाँ से हम कह रहे हैं 8q माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल 4p प्लस 14q। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ से इसको आप ये ले जाइए तो 8q माइनस 14q इज इक्वल 4p और इस साइड जाएगा तो ये हो गया 8p हो गया, है ना। ऐसा 4 भी हो रहा है, इसको ये 4 कर दीजिएगा, यानी कि 8p तो ये हो गया और 8q और 4q नहीं सॉरी ये 14 है ना, हाँ राइट, तो माइनस का ये हो गया 6 भाई 8q माइनस का 14q माइनस 6q हो गया, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ऐसे तो आप ये लिखेंगे इक्वल टू 4 ये है। अब दोनों को हमें ये सॉल्व कर लेना है, दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है, किसको इसको और इसको काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और a माइनस का b कर देते हैं ना। हम लोग ये कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई माइनस का इक्वेशन ये सेकंड कर दे रहे हैं, तो 8p हम लिख रहे हैं प्लस 4q लिख रहे हैं इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ रहा है 8p प्लस 6q इक्वल टू 4, ठीक। माइनस आप कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2q इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से q इक्वल टू आ गया 2, q की वैल्यू जब आप यहाँ करेंगे तो आप कह रहे हैं 2p प्लस 2 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू माइनस 2 और p इक्वल टू माइनस 1, यानी p इक्वल टू माइनस 1 है और q इक्वल टू 2 है, तो वैल्यू है आपके पास p इक्वल टू माइनस 1 और q इक्वल टू 2 है। जिन दोनों का ये है वही जवाब सही है, बात आके अपना देख लीजिएगा ना, ठीक है। एक सवाल ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो करके रखिए, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आए, डिस्क्रिप्टिव कहीं भी आ सकते हैं, है ना, ये जाने वाले थोड़े होते हैं, तो करके बैठेंगे थोड़ा ठीक रहेगा। बोला लिखिए एक सवाल और बोल लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगला लिखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। Find the values of a and b for which the following system of linear equations for which the following system of linear equations have infinite number of solutions, have infinite number of solutions। ठीक, तो इक्वेशन दोनों ये लिखिएगा, क्या है ट्वाइस एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल, ये हो गया 7 और दूसरा है a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल 4a प्लस बी, ये है आपका, ठीक। और क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये और b किस वैल्यू के लिए फॉर दिस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं, है ना। तो
हमने आपसे कहा कि इनफाइनाइट नंबर हेड में थोड़ा ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन के लिए कंडीशन वही वाली है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो ऐसे करके ले आइएगा, है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसमें भरिएगा, जो इक्वेशन बनेगी a और b में, तो हमको जरा सॉल्व करिए, फिर हमें आंसर आप दीजिएगा। ठीक, करके बताएं। हो गया भाई। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि a और b की वैल्यू आ गई है और कह रहे हैं कि a की वैल्यू -5 है शायद, है ना, और b की वैल्यू -1 है। इसका वन है बेटा a1 a2 अरे आई एम सॉरी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दीजिएगा। a और b में तो इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेना और ये आपका वैल्यू। ठीक, एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ये देखिए। करेक्ट, इफ a pair of linear equations is consistent, if a pair of linear equation is consistent, then the lines will be नंबर ए है पैरेलल, नंबर ए ऑप्शन है आपका ये पैरेलल, नंबर बी ऑप्शन है ऑलवेज कॉन्सिडेंट, नंबर सी इंटरसेक्टिंग, और कॉन्सिडेंट, नंबर डी ऑप्शन डी है आपका ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। अब हमने आपको चार्ट ये चल रखा था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब क्या होता है ना, तो ये जरा देख लीजिएगा। हमें लगता है इसका जवाब ये है, तो इसमें भी कंसिस्टेंट होता है, इसमें कंसिस्टेंट होता है, बट इसमें आपका इनकंसिस्टेंट होता है। भाई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं हमें, है ना, तो इसका जवाब सी देखिए डायरेक्ट आ सकता है कंसिस्टेंट। ये आप थोड़ा देख के रखें कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम हमारा कब होता है ना। तो चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे ये चल रहे हैं। ये एज वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा एज वाली पे आ जाए, है ना। तो लिखिए हो गया। एज वाली प्रॉब्लम से बात कर लिया जाए। हम तो यार केवल मेरी बात फिर सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी बेसिक वाले हैं आप एनसीईआरटी सब कर डालिए और ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में इंटरसेक्टिंग का मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये गूंजना चाहिए। कॉन्सिडेंट है तब क्या ये लॉजिक होगा, पैरेलल है तब क्या होगा, कंसिस्टेंट है तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है तब क्या होगा। भाई एनसीईआरटी बेसिक के लिए दैट इज एनफ, प्लस अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा ले तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला रहता है स्टैंडर्ड वालों के लिए, आपको अप्लाइड मोशन में काम करना होता है, उसके लिए एनसीईआरटी तो है ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो है ही। जितना अप्लाइड पार्ट आप कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, एग्जाम में घबराना नहीं है, मतलब कहीं कहीं पीछे ये मत जाइए, ये आपका फ्रंट पेज है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं सेक्शन ए, देखिए हम तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व करने के लिए पीछे नहीं जाना है ना। आपको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आंसर फर्स्ट, और आपको ये लग रहा है कि आंसर फर्स्ट का ऑप्शन सी है, तो आप लिखेंगे ऑप्शन सी केवल। और बहुत ज़्यादा अगर आपको ये लिखना वेरीफाई करना है तो लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका आया a की वैल्यू -5, b की
साइड में, पेज के इसी साइड में मार्जिन आप कर लीजिएगा और यहाँ जो भी कैलकुलेशन पार्ट है याद कर लीजिएगा। तो एग्जामिनर देखेगा सोचेगा कि इसमें ये चीटिंग नहीं है, मतलब क्या करोगे आप यहाँ कर रहे हो जितना शॉर्ट आप कर सकें। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ही लिखना है, बट इधर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे। तो इसके लिए ये शॉर्ट में जो भी आपको, लेकिन ये सब चीज़ें आनी आपको चाहिए। हम लोग कल जो है ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे इसके बाद में, अगले वाली ये वीडियोस में, है ना। तो बस केवल करना क्या, अब जैसे सेक्शन ए आपने डाल लिया, इसके बाद अगर बाय द वे सेक्शन बी पे आ गए अगले पेज से, ऐसा नहीं उसी में आपने अगले पेज से फिर डालिए सेक्शन बी, अगले पेज से फिर डालिए सेक्शन सी, आप डालते जाइएगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा लिखें तो दूसरी लाइन को छोड़ दें आप। जैसे ये हो गया आंसर नंबर 2, तो मतलब एक देखने में अट्रैक्टिव कॉपी लगनी चाहिए, बस ये है ना। बहुत घबराना नहीं, मैं क्योंकि मैथमेटिक्स का ये पेपर है तो प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आज आपकी ये 4 मार्च है शायद, है ना। 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास 5 दिन है और आज को लगा के 6 दिन है, 6 दिन बहुत है आपके पास, ठीक। 6 दिन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर डालेंगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक दिन में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तो आप कर ही डालिएगा कम से कम। इतने क्वेश्चन देखना नहीं है, मैं तो देखना थोड़ी है इसका ये बताया नहीं, ये आपको आना चाहिए, लिख कर ही आएगा। तो हर क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की आदत डालिए, ठीक है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आगे से लिखेंगे मतलब क्वेश्चन की बात करते हैं, हमको एज प्रॉब्लम से बात करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एज प्रॉब्लम पर थोड़ी सी बात करेंगे। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एज प्रॉब्लम से थोड़ी बात करते हैं। लिखिए द फादर्स एज is 6 times his son's age. ठीक, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in years, ब्रैकेट में लिखें in years, the present age in years of the son and the father are respectively नंबर ए कह रहे हैं 4 and 24, 5 and 30, नंबर सी 6 and 36, नंबर डी 3 and 24। एक बार अपने आप से कोशिश करिए, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। एक बार अपने आप से कोशिश करें, ठीक।
और करें 4 year hence the age of the father will be 4 times his son से दोनों की प्रेजेंट एजेस को आपको फाइंड आउट करना है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू फादर की एज को मान लेते हैं x है ना। लेट फादर सेज x मान लें और इसको हम ये y मान लें हैं। ठीक, अब फर्स्ट जो केस है हमारा वो क्या कर रहा है, केस फर्स्ट करेंट फादर से इज 6 टाइम हिज सन से है ना। फादर्स एज इज 6 टाइम हिज, तो ये फादर है और ये बेटा है। कह रहे हैं फादर की एज है वो अपने बेटे की 6 टाइम है। कौन सी, ये है ना। दोनों को बेटा इक्वल करने के लिए मैंने ये कर दिया हाँ है ना। इट मींस यहां से आपका ये आ रहा है x - 6y = 0। इक्वेशन ये फर्स्ट हो राइट। अब क्या करें, 4 ईयर है यानी कि 4 साल बाद, 4 इयर्स लेटर। अब 4 साल बाद इसकी फादर की एज होगी क्या बेटा, x + 4 आया ना। अरे होगी ना, ये सेकंड की बात कर रहा है। 4 ईयर में 4 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x + 2 इयर्स और बेटे की हो जाएगी y + का ये 4 ये। अब कंडीशन क्या है, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि फादर की एज बेटे की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। कौन सी, ये 4 साल। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई यहां पर नीचे का बात करता हूं। ठीक, यहां से ले जाएं x + 4 = 4y + 16, x - 4y 16 - 4 ये 12 आ गया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड है ना। तो ऐसे ये करिएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट इज x - 6y = 0 और x - 4y = 12। माइनस आप कर दीजिए प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। -2y = -12, y = आ गया 6, y 6 आ गया तो इसको कर दीजिएगा x - 6 × 4 नहीं आई एम सॉरी y की वैल्यू ये 6 है तो 6 ये डाल दीजिएगा, दैट इज x = 36 आ गया। फादर की एज आ गई आपकी 36 और y बेटे की एज है वो आपकी आ गई 6। तो जवाब हमें लगता है इसमें से ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन हो गया सी। ठीक, रेस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं ना, दोनों की एज। अगला फिर लीजिए सवाल, अगला लिखिए। लिखिए 2 years ago, अगला लिखिए 2 years ago अगली प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 years ago a father was 5 times as old as his son, ठीक, आगे 2 years later दो साल बाद his age will be 8 more than his age will be 8 more than than 3 times the age of his son. 3 times age of his son. Find the present ages of father and son.
ये है, ठीक। है ना? तो प्रेजेंट एज पे पहले बात करें। लेट हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमने मान लिया बेटा एक्स है और एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बाय। अब केस फर्स्ट, 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले फादर की होगी क्या x माइनस टू हाँ या ना, और बेटे की होगी y माइनस टू, है ना? क्या कह रहे हैं 2 इयर्स अगो ए फादर पास 5 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। एक फादर अपने बेटे का 5 टाइम्स था, 2 साल पहले की बात है ये। तो दोनों को इक्वल, मतलब फादर ये अपने बेटे का 5 टाइम्स था, दोनों को इक्वल करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। यहाँ से हम लिख रहे हैं x माइनस टू इज इक्वल टू बेस 5y माइनस 10 x माइनस 5y माइनस 10 प्लस 2 दैट इज माइनस 8। यहाँ से हम कह रहे हैं x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, ठीक। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। अब क्या कह रहे हैं 2 इयर्स लेटर, अगले केस में ये कह रहे हैं 2 इयर्स लेटर, केस सेकंड 2 इयर्स लेटर बेटा 2 साल बाद, अगर प्रेजेंट एज x है 2 साल बाद इनकी होगी क्या x प्लस 2, और 2 साल बाद इनके बेटे की होगी क्या, बोलिए y प्लस 2 हो जाएगी, ठीक। क्या कर रहे हैं हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। क्या कह रहा है भाई, हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स, अपने एज का मतलब अपने बेटे की एज की 3 गुने से 8 ज्यादा होगी, ये आप है ना? तो बेटे की एज का 3 गुना मतलब यानी 3 टाइम्स, तो ये हो गया 8, उसका 8 हो जाता है कौन, यही तो करें, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि 2 साल बाद अपने बेटे के 3 गुना यानी 3 टाइम्स से 8 ज्यादा हो गया, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 8 इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि देखो जरा इसे दूसरे लेवल से समझिए। इस सेकंड में क्या कह रहे हैं कि जो फादर जो है 2 साल बाद फादर की जो एज है अपने बेटे की एज की 3 गुने से ज्यादा, 8 3 गुने से भी 8 ज्यादा है, तो 3 गुना तो ये हो गया, किसका, बेटे का हो गया, दोनों को हमें इक्वल करना है ना, और तभी 8 ज्यादा है ये, तो हमने इस साइड में 8 को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा, x + 2 = 3y + 6 + 8 दैट इज 3y + 14 ये आ गया x + 2। यहाँ से x - 3y = 12, इन दोनों को ये जरा सॉल्व कर लीजिएगा, और a और देखिए a और b की, अरे x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, ठीक। करना नहीं है, इन दोनों को आप माइनस कर दो, चाहो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये हो जाएगा x - 5y = -8, ये हो गया x - 3y = 12 हो गया, माइनस आप कर दीजिएगा, इससे कैंसिल हो गया, -2y = -20, y = 10 आ गया यहाँ से, और y = 10 आ गया, तो भर दीजिए x - 5 × 10 = -8, x = -8 + 50 दैट इज 42, x = 42, यानी कि फादर की एज क्या है 42 इयर्स है, और बेटे की एज क्या है 10 है। तो आप क्या है फाइंड द प्रेजेंट एज को हमने x और y माना था, तो ये x और y आ गया, ठीक। अगला सवाल ये देखिए, if the sum of ages of father, बता दें, if the sum of
father and his son is 65 years, and twice the difference of their ages, twice the difference of their ages is 50 years. Is 50 years. Then the age of father is. Then the age of father is. Number A option है 45. नंबर बी कह रहे हैं 40. नंबर सी कह रहे हैं 50. और नंबर डी कह रहे हैं 55. ठीक, ये तो सवाल क्या कह रहे हैं? दिस सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65. तो फादर की एज तो x मान लीजिए, है ना? लेट फादर सेज, आप कह रहे हैं x ईयर, और बेटे की एज यानी कि सन सेज आप कह रहे हैं y ईयर. क्या कह रहे हैं? दिस सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65. पहली कंडीशन क्या है? x plus y equal to 65. ये है. एंड ट्वाइस थी. आपकी साइंस में कितने बच्चे हैं? और ये सेकंड केस में क्या कह रहे हैं भाई? एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस. इनकी एजेस का डिफरेंस x माइनस y. बेटा क्योंकि फादर है उनकी ज्यादा एज होगी, इसलिए x माइनस y लगाएंगे, लेकिन y माइनस x कह रहे हैं कि ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस. इनकी डिफरेंस का ट्वाइस इज 50 इयर्स. ये क्या है? 50 इयर्स है. दैट इज x minus y equal to year. Then the age of father is, father x की वैल्यू नहीं, ये बात कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं भाई? दोनों को ऐड करके ये बात कर रहे हैं. 1 plus 2 बटा 1 x plus y equal to 65 आ गया. x minus y equal to ये आ गया. ये दोनों कर दीजिए. 2x equal to 90 और x equal to 45. फादर की एज पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ये होगा. बेटे की एज पूछते, दैट इज y की वैल्यू पूछते, तो आप इसे ये माइनस कर देते, तो आपका ये y की वैल्यू हो जाए. ठीक, तो ये है. अगला एक सवाल को लिखें. नंबर और डिजिट के बेस पे प्रॉब्लम करवाएं. एक और भी डाल दें. एक सवाल है ना, एक सवाल और डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं. ठीक है, देखिए अच्छा सवाल. लिखिए A and B are friends. A and B are friends, and their age is different. Is 2 years.
A and B are friends and their age difference 2 years. ठीक, A is father, A के पिता, D, A is father, D is twice as old as old as A and B is twice as old as his sister C, ठीक है। The ages of D and C, आगे है इसी में the ages of D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और एक बार अपने आप से कोशिश करिए लगाने का, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। इसको अपने आप से लगाने की कोशिश करिए। ये कह रहे हैं A and B are friends and their age difference is 3 years. A और B जो क्या है, फ्रेंड है ना, तो A और B की एज हम मान लेते हैं, है ना। लेट एज A की एज हमने मान लिया और B, है ना, B की एज मान लिया आपने 22 मान लिया। क्या कह रहे हैं, देयर एज डिफर बाय 2, डिफरेंस आपका 2 ईयर है। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, ठीक। एज का डिफरेंस आपके पास ये है, x माइनस वाई कह लीजिएगा या फिर y माइनस x आप कह लीजिएगा, इसलिए हमने लिखा है कि प्लस माइनस 2। आगे क्या बोला है, एज फादर D is twice as old as A, A के पिता कौन है, D है, उनकी एज क्या होगी, A की दोगुनी, है ना। देखो ठीक है, A फादर D is twice as old as A, तो D की एज होगी क्या भाई, बोलो, ये हो गया आपका 2x। और क्या कह रहे हैं, B is twice as old as sister C, B क्या है, अपनी सिस्टर का दोगुना है भाई। एक आपसे कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं आपसे, B is twice as old as his sister C, यानी कि C की एज होगी क्या, बोलो, ये क्या कह रहे हैं, B is twice, B दोगुना है अपनी सिस्टर की एज का, है B दोगुना है ना ये, तो C की एज होगी क्या भाई, y अपॉन ये 2 हो गया आएगा। अरे ऐसे ही लिखो ना, ऐसे ये B है, ये C की एज दोगुना, B इसकी एज का दोगुना है, ठीक है ना। और अगर ये y होता तो ये 2 है, क्योंकि y ऑलरेडी है B की एज, है ना, और ये इसका दोगुना है, इसलिए बेटा इसको y अपॉन 2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो दोगुना इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा ना। इसमें हम क्या करेंगे, y अपॉन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये बन जाएगा, इसलिए ये हो गया। तो C की एज भी आगे बढ़ेगी। आगे क्या है, अब क्या कह रहे हैं, द एजेस, अब कह रहे हैं एजेस ऑफ D एंड C डिफर बाय 40 इयर्स, है ना, यानी D और C की एज का डिफर है वो क्या है, 40 इयर्स है। अब जरा ये देखिए, यानी कि अगला केस ये बन रहा है 2
डिफर बाय 40 इयर्स, डी और सी की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, 40 इयर्स हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब हुआ क्या यहाँ से 4x माइनस y इक्वल टू 80 हो गया। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, आपके पास क्या आ गया भाई, एक ये आ गया, यहाँ से हमने ये कह दिया x माइनस y इक्वल टू आ गया 2, और एक आपका ये आ जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 80। इन दोनों को आप जरा सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू आप ले आइए, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही a और b की एज आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, एक केस आपका यहाँ से और आएगा x माइनस y इक्वल टू -2 भी हो सकता है, आएगा ना। और दूसरा इक्वेशन आपका ये 4x माइनस y इक्वल टू 80 हो। तो पहले हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी। दो केस आ सकते हैं आपके पास, हम जरा बात कर लेते हैं इन पे। इनको हमने डाल दिया इक्वेशन, हम जैसे फॉर एग्जांपल a दे दिया, इसको हमने b दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख रहे हैं a माइनस b, तो x माइनस y इक्वल टू 2 आ गया, 4x माइनस y इक्वल टू 80 आ गया, यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस 3x इक्वल टू माइनस 78, x इक्वल टू आ गया आपका ये 26 आ गया। ठीक, और x की वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तब क्या आएगा, 26 माइनस y टू y इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कि a और b की एजेस आपकी 26 एंड 24 आ गई, बट केस दूसरा भी है। यहाँ से आपका ये है कि x माइनस y इक्वल टू -2 है और 4x माइनस y इक्वल टू 80 है। आप जरा माइनस कर दीजिएगा इसको, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x माइनस 80, x इक्वल टू 82 y 3 आ जाएगा, x वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आपको y आएगा। ठीक, आप कहेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, d और c का डिफरेंस आपका 40, तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा कि d इज ग्रेटर देन c। हम ये कहेंगे d इज ग्रेटर देन c, और अगर आप यहाँ मान के चलते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, तो आपका यही केस आएगा, फिर आपको ये नहीं आएगा, है ना। तो ये है इसका जवाब 26 एंड 24। ठीक, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई एज वाली, तो हम चलते हैं बेटा बर्ड प्रॉब्लम्स का, है ना। तो वो क्या है, लिखिए जरा इसमें, हो गया ये तो। ठीक, हटा रहे भाई इसको, कोई चीज समझ में आए तो पूछ सकते हैं वैसे, पूछोगे कैसे, अगला सवाल, ठीक है, दिस सम ऑफ द डिजिट्स, the sum of the digits of a two-digit number is 15। सबसे बढ़िया लाइव है, बढ़िया ये नेटवर्क नहीं आता तो ये है ना सबसे अच्छा लाइव, उससे ये पता लगेगा कौन क्या पूछना चाह रहा है। अगला लिखिए द नंबर ऑफ कैट बाई, अगले आगे हम ये लिख रहे हैं द नंबर ऑफ कैट बाई, इसी में द नंबर ऑफ कैट बाई interchanging the digits
interchanging the digits exceeds the given number by 9. The given number by 9. The number is, इसी में आगे है the number is नंबर ए ऑप्शन है 87, नंबर बी है 78, नंबर सी है 80, नंबर डी है 90। ये है ठीक। 87 ठीक। किसी नंबर को बेटा ऐसे मान लेते हैं, लेट दी नंबर इज 10x प्लस y क्या है, फर्स्ट प्लेस है, जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, और x क्या है, टेंस प्लेस हो गया ठीक। 10x प्लस y भाई y इज द वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस, x क्या है आपका टेंस प्लेस है। नंबर को कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, तो हम लिखेंगे 10x प्लस y ठीक। अब क्या कह रहे हैं, दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15, यानी कि ये जो नंबर है इसके डिजिट का सब क्या है 15 है। तो केस फर्स्ट आपसे ये कह रहे हैं ठीक, देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड। अच्छा इन्होंने क्या किया, पहले नंबर ये था 10x प्लस y था, ऐसे ये केस सेकंड की बात है, डिजिट को इन्होंने इंटरचेंज कर लिया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि नया नंबर आपके पास ये है, ये पहले वाला नंबर है, डिजिट को इंटरचेंज कर लिया, x जगह y और y जगह x, तो आपका ये नंबर आ गया नया ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ 10 by interchanging the digit exceeds the given number by 9। दिए गए नंबर से 9 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, तो नया नंबर आया ये जब हमने इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो नया नंबर ये मिला। अब कह रहे हैं कि ये जो नंबर है इस वाले नंबर से 9 ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 9 इसमें ऐड कर दीजिएगा, पक्का है। यहां से आया क्या 10y minus y 9y minus 9x equal to 9, that is y minus x equal to ये आ गया ठीक। y minus x equal to 1 आ गया, या फिर आप ऐसे कह दीजिएगा minus x plus y equal to 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक। अब एक 1 और 2 को जरा ये सॉल्व कर लीजिएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड हम ऐड कर देते हैं। यहां से x plus y equal to 15 है, minus x plus y equal to 1 है, यहां से आ गया 2y equal to 16, y equal to 8, और y जब 8 है तब क्या आ रहा है यहां से minus x plus 8 equal to 1 minus x equal to 1 minus 8 minus 7, x equal to आ गया 7। x y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिएगा, जो नंबर आपने यही होगा ना 10x plus y आए ना, तो x क्या है 7 है, तो यहां से लिखिए 10 to 7 plus 8 that is 70 plus 8 that is 78 आंसर बी ऑप्शन ठीक। इसीलिए नोट करिए फर्स्ट ठीक। अच्छा सवाल है, हम अगली ये प्रॉब्लम से बात कर रहे हैं। अरे ये डेट
क्या हो गया 4 3 प्लस अगली प्रॉब्लम लिखिएगा the sum of the digits of a two-digit number is 9. Of a two-digit number is 9. If 27 is added to it, if 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is number A 25, number B 72, number C 63, number D है 36. तो the sum of the digits of the two digit number हम मान लेते हैं तो let two digits number let two digits number इधर आ जाओ 10x plus y दो डिजिट आपका नंबर जो है वो आपका 10x plus y ठीक sum of the digits of a two digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed in number. तो two digit number हमने 10x plus y मान लिया, जिसमें y क्या है आपका बोलिए हैं और x क्या है ये. अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है the sum of digits of a two digit number, इनके डिजिट का सम है क्या 9 है ना, ये है that is x plus y equal to ये 9 है. if 27 is added to it, अगर इसमें 27 को ऐड कर दिया जाए इसमें, ये केस फर्स्ट था आपका. अब केस सेकंड में क्या है if 27 is added to it, इसमें अगर हम इसमें 27 को ऐड करते हैं यही नंबर पर है ना, करेक्ट 27 the digits of the number get reversed, तो इसकी डिजिट जो है चेंज हो जाती है, इसका y का है that is 10y plus x. ठीक क्या करें ये आप करें कि x माइनस का ऐसे ले आओ, x माइनस का 10x ले आओ प्लस 10y माइनस y ले आओ इक्वल टू यहाँ पे minus 9x plus 9y equal to 27 minus x plus y equal to 9 3 जाइए आगे दोनों को हमें जरा ये सॉल्व कर लेना. मींस x plus y is equal 9 और minus x plus y is equal 3 आ गया, that is twice y equal to 12, y equal to आ गया 6 यहाँ से और इसमें जाएंगे डाल दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से x plus 6 equal to 9 then x equal to 3 आ गया. x और y की वैल्यू आ गई, यहाँ से नंबर जब हम ये है आप 10x plus y तो
10x plus y का मतलब हो गया 10 into 3 plus y, that is 30 plus 6 equal to 36, ऑप्शन डी हमारा। ठीक, अगला देखिए एक सवाल और। हटा दें इसे, हैं? अगला देखिए। देखिए भाई, पूछा सवाल आपको लेते हैं, फिनिश करते हैं। The denominator of a fraction is the denominator of a fraction। आपने तो अपना लेक्चर ही लगवाया था फिफ्थ वाला, आपने अपना फिफ्थ वाला ये लेक्चर लगवाया था ना सर? आएगी आपसे। ठीक ठीक ठीक। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, twice the numerator। ये देख लीजिएगा यहाँ अब आ रहा है कि नहीं, twice the numerator। ठीक, आगे लिखिए and both the numerator and denominator when both the numerator and denominator are decreased by 6, are decreased by 6, then the denominator becomes, then the denominator becomes 12 times the numerator, 12 times the numerator। Then the fraction is, हम ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन ए 17/18, ऑप्शन बी 5/8, ऑप्शन सी 7/18, ऑप्शन डी 11/18। एक बार ये ट्राई करें अपने आप से। फ्रैक्शन पूछे हैं, फ्रैक्शन हम मान लें, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। x क्या है आपका, ये डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, y अपॉन डिनोमिनेटर है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर का 2 गुना यानी 2 टाइम्स ये है ना। तो डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या है, y है 2x + 4 आया ना, यहाँ से 2x - y = ये हो गया। ठीक, आगे ये कह रहे हैं भाई when both the numerator and denominator are decreased by 6,
then denominator becomes 12 times the numerator. क्या कह रहे हैं ये? when both the numerator and denominator are decreased by 6, दोनों को इन्होंने क्या किया? बोलिए, डिक्रीज कर दिया कितना? 6. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, तो डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज होने के बाद ये आएगा, डिनोमिनेटर आपका ये आएगा, ये आएगा। ये कह रहा है when both the numerator of denominator are decreased by 6, यानी न्यूमरेटर को भी 6 डिक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज कर रहा है 6 का मतलब दोनों में से इन्होंने 6 को माइनस कर दिया। then the denominator becomes 12 times the, then उसके बाद क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर then the denominator becomes 12 times the numerator, then the denominator becomes 12 times the numerator। numerator आपका यही तो है ना? अरे न्यूमरेटर आपका यही तो है कि नहीं? ये आपका डिनोमिनेटर है। क्या कह रहे हैं? जब डिक्रीज करने के बाद ये क्या कह रहे हैं? then the denominator becomes 12 times the numerator। ये इसका 12 टाइम्स है। कौन सा? ये है। दोनों को इक्वल करने के लिए हमने ये कर दिया। ठीक, यहां से मुझे ये कह रहे हैं y - 6 12x माइनस का 72 और 12x माइनस y इज इक्वल -6 प्लस का 72। यहां से कह रहे हैं 12x माइनस y और ये आ जाएगा 66। ये हो गया। ठीक, दोनों को माइनस कर दीजिएगा 1 माइनस 2, तो ये है 12x माइनस y इक्वल टू -4 और 12x माइनस y इक्वल टू इज इक्वल 6 है, नहीं 66 है। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, -10x ये आ जाएगा माइनस का 70, x इक्वल टू आ गया 7 और x की वैल्यू 7 डाल दीजिएगा। 2 into 7 minus 5 is equal -4 and minus 5 is equal -4 minus yes 2 7 का 14 that is -18 y is equal 18 ये तो फ्रैक्शन आई क्या? फ्रैक्शन आपने यही तो माना था ना x अपॉन y, इसमें ये डाल दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है? 7 और y क्या है? 18। तो जवाब आपका ये होगा। ठीक, दोनों के लिए है बेसिक और सिमिलर है। अगला देखें, हटा दें से भाई है, ये नोट कर लीजिएगा फर्स्ट, हटाएं सर। एक सवाल बोलना है उसे करिए, फिर हम लोग डिस्टेंस वाले कर लेंगे, कोड वाले, नाम वाले, स्ट्रीम वाले हैं। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन लिखिए, ए फ्रैक्शन इज ये प्रॉब्लम है। ए फ्रैक्शन इज such that if the numerator is multiplied by 3, if the numerator is multiplied by 3, if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18/11, we get 18/11, but if the numerator is
by 8, but if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled and the denominator is doubled, we get 2.5. आ रहा है क्या? यहाँ तक आ रहा है? We get 2.5. Then the fraction case, ऑप्शन बोलना है नंबर ए 12.25. देखिए ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपके ऑब्जेक्टिव की नहीं है ना, ये लॉन्ग भी देगा लेकिन आप क्योंकि हम ऑप्शन यहाँ बोल रहे हैं इसलिए आप लिख लें, बट ये मान के चलिएगा अगर ये प्रॉब्लम देगा तो लॉन्ग नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव 13.25. नंबर डी है 17.25. मैं चाह रहा हूँ कि आप इससे 2-4 मिनट अपने आप से करने की कोशिश करें, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना? देखिए भाई इस तरह बात करें हम लोग हैं, ठीक, इसके सॉल्यूशन पे बात कर लिया जाए. करेक्ट फ्रैक्शन इज सच दैट if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, we get this. But if the numerator is increased by this and the denominator is doubled, we get this. The fraction is. तो फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं x upon y, हाँ या ना, है ना? फ्रैक्शन आप कह रहे हैं कि x upon y है और आप जानते हैं इसको हम लोग कह देते हैं न्यूमरेटर, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक, इधर देख लो बच्चों करना. अब यहाँ कह रहे हैं ए फ्रैक्शन इज सच दैट, जो पढ़ते जाइए वही करते, कुछ नया नहीं करना है इसमें. ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3. इन्होंने क्या किया कि न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करें एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3 और डिनोमिनेटर को 3 कम कर दिया. करेक्ट वी गेट 18 अपॉन 11. हाँ या ना, ये आ गया. यहाँ से हम क्या करें 3x बोलो भाई 18 बाई माइनस 18 3 34 साइड हैं. यस सर. देख लेना ये यहाँ से करें 33x माइनस 18 बाई इज इक्वल माइनस 24. एक इक्वेशन तो ये आ गया है. केस सेकंड में ये क्या करें, केस सेकंड में क्या करेंगे, but if the number is increased by 8 and for numerator, तो न्यूमरेटर को उन्होंने 8 इंक्रीज कर दिया and the denominator is doubled. डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, y को उन्होंने डबल कर दिया, तो we get 2.5. ये आ गया. यहाँ से हम क्या कह रहे हैं 5x plus 40 is equal 4y, that is 5x minus 4y equal to minus 40. दोनों को आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से x y की वैल्यू को ले लें, है ना? ठीक, करना है क्या ये सॉल्व? बोलो x और y को ये सॉल्व कर लीजिएगा. x और y की जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में डाल देंगे आप इसमें. ठीक, हाँ तो x इस इक्वल आ गया है. ये लोग कह रहे हैं 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल 12 आ रहा है, y इज इक्वल 25 आ रहा है. ये 25 आ रहा है. इट मींस जवाब आपका ये वाला हो गया 12/25. ठीक, ये आंसर, ये ऑप्शन. अगला लिखें अब हम लोग डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम की बात करेंगे. अगला हटा दे. लिखिए भाई, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा भाई. जो लोगों ने सॉल्व नहीं कर पा रहे x और y को, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो. लेकिन x और y की जो वैल्यू लाएंगे इसमें आप भर देंगे x एंड y, x अपॉन y, वही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा.
स्पीड 12/25 से होता है ना। लिखिए, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करें। कि राम takes Ram takes 3 hours more than Ram takes 3 hours more than Shyam to walk 30 kilometer. To walk 30 kilometer. But if Ram doubles, but if Ram doubles, but if Ram doubles his pace, he is ahead of Shyam by 1.5 hours. By 1.5 hours. Their speeds of walking are their speed of walking are their speeds of walking are नंबर ए। एक्चुअली ये भी ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है बट ऑब्जेक्टिव की है कि ये दोनों 3.10 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड की बात कर रहे हैं ना ये। ऑप्शन बी 10.3 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पर आवर 5.3 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन डी हम लोग ये लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर और 3.10 किलोमीटर। हम चाहेंगे एक बार अपने आप से ये कोशिश करें फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, हैं? ठीक। हम चलाए कि नहीं आए थे? बोलिए। हम स्पीड मान लेते हैं दोनों की अलग अलग है। राम है इसमें और कौन है? श्याम। हम लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ राम बेटा x किलोमीटर पर आवर। ठीक। और श्याम की स्पीड की बात कर लेते हैं एंड द स्पीड ऑफ श्याम। तो ये कह रहे हैं हमारे 22 किलोमीटर पर। देखो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 30 किलोमीटर। ये है आपका
एक फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड आयन, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम टेक्स 3 आवर्स मोर देन श्याम टू वॉक 30 किलोमीटर। टाइम की अगर बात करें कि टाइम टेकिंग टाइम कवर बाय राम, डिस्टेंस यही है आपके पास। राम को कितना टाइम भी लग रहा है, डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या है राम की x है, तो 30 अपॉन x हो गया। हाँ या ना भाई बोलो। एंड टाइम टेकिंग बाय श्याम एंड बाय श्याम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करें, डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या है उसकी बाई है, तो 30 अपॉन बाई आ गया। बोलो भाई हाँ या ना। अब क्या होगा मेरा पहले लाइन को लिख पड़ेगा भाई। हाँ ये आवर्स में लिख लो, ठीक। अब पहले मैंने राम टेक्स 3 आवर्स मोर देन श्याम टू वॉक 30 किलोमीटर। कंडीशन क्या कह रही है, सर राम का जो टाइम लग रहा है वो क्या है 30 अपॉन x है और श्याम का टाइम लग रहा है 30 अपॉन y है। राम टेक्स 3 आवर्स मोर देन श्याम टू वॉक दिस, यानी कि राम जो है श्याम से 3 किलोमीटर, अरे आई एम सॉरी 3 आवर्स ज्यादा टाइम ले रहा है। कौन ले रहा है, राम ले रहा है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसने हमने 3 को ऐड कर दिया। भाई राम टाइम ले रहा है इतना, श्याम टाइम ले रहा है इतना। अब हमारी कंडीशन क्या कह रही है, राम टेक्स 3 आवर्स मोर देन श्याम टू वॉक 30 किलोमीटर। राम के द्वारा टाइम ये लिया गया है, श्याम के द्वारा ये लिया गया है। कंडीशन क्या कह रही है, राम श्याम से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। कौन ले रहा है, राम। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने ये कर दिया। यहां से इक्वेशन हमारी ये बन के आ गई 30 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल ये 30 हमने कॉमन लेके हम यहां दे देंगे, तो बेटा हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल 30 अपॉन नहीं 3 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 10। आ रहा है भाई, यहां तक इसमें आ रहा है क्या सर। हम ये लिखेंगे यहां से 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल 1 अपॉन 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक। आया ना, बोलिए। अब क्या करें, राम डबल स्पेस, राम ने क्या किया अपनी स्पीड को डबल कर दिया, दैट इज जब ये x की तब इतना, अब इसकी स्पीड हो गई 2x किलोमीटर पर आवर। ये राम है, क्या कह रहे हैं, राम डबल स्पेस ही इज एड ऑफ श्याम बाय 1.5 आवर्स। अच्छा ठीक है, अब राम ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम में कितना लेंगे ना, टाइम टेकिंग बाय राम, बोलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी इतनी है, स्पीड इन्होंने ये कर दिया। बात को नहीं समझ पा रहे क्या, बोलिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बट राम डबल स्पेस ही इज एड ऑफ श्याम बाय 1.5 आवर्स। राम ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो पहले स्पीड x थी किलोमीटर पर आवर, कितनी हो गई बोलो 1 किलोमीटर पर आवर। श्याम की कोई है, श्याम के द्वारा जो समय लगेगा वो आपको यही लगेगा। तो टाइम जब डबल कर दिया तो समय थोड़ा कम लग रहा है, पहले 3 घंटे जाने लगते थे, अब 1.5 आवर्स ये ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि अब राम की स्पीड नई वाली जो राम का जो टाइम है वो आ गया 30.2x और श्याम का हो जाएगा 30.y। अब ये कह रहा है कि कितना आ गया है उससे 1.5 आवर्स, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। कौन ले रहा है, ये ले रहा है। तो इसका मतलब 1.5 आवर्स इसमें आप ऐड कर दीजिए, 1.5 का मतलब हो गया 25 ये, ठीक। यहां से हम ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम हियर 30.2x माइनस 30.y इज इक्वल 3/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा ये इक्वेशन आपका ये आ रहा होगा, शायद ऊपर से कर ले रहे हैं 30 कॉमन लेके इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल 3/2 into 30। ये 10 आ गया,
1/2x माइनस 1/y इक्वल टू 1/20। ये तो ठीक, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम जरा सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करता हूं, हम ये कह रहे हैं 1 माइनस सेकंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू सॉरी 1/10 और ये है आपका 1/2x माइनस 1/y 1/20 माइनस कर दीजिएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से अब ये क्या है 1/x माइनस 1/2x 1/10 माइनस 1/20, इसका एलसीएम 2x आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 1। यहाँ से हम कह रहे हैं 1/2x 1/20 यानी कि 2x इज इक्वल 20 x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब x को 10 किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड है गड़बड़ हो रहा है क्या पूछा गया इसमें रियल स्पीड ऑफ वॉकिंग का क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखो जब Ram doubles space he is ahead of Shyam by 1.5. Ram doubles speed on he is 30.2x 30.5. पार्ट को गड़बड़ तो नहीं है भाई, कैलकुलेशन पार्ट तो गड़बड़ नहीं है क्या? Ram takes 3 hours more than Shyam to walk 30 kilometers, but if Ram doubles his pace, he is ahead of Shyam by 1.5 hours. अच्छा सवाल है। सही कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस राम डबल से स्पेस ही इज अहेड ऑफ श्याम बाय 1.5 आवर। ही इज अहेड ऑफ श्याम बाय 1.5 आवर। थोड़ा हमारी बदल जाएगी। यहाँ से हम ये कहेंगे श्याम का टाइम ये है, इनका टाइम ये है, हैं? और ये कितना आ गया है 1.5 आवर। तो इसको करने के लिए प्लस डिवाइड कर दीजिए 30/y minus 30/2x is equal 3 है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे 1/y minus 1/2x is equal 3/2 into 30, ठीक है। ये 10 हो गया।
अब जरा इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऐड तो नहीं कर पाएंगे, माइनस हम कर देंगे, ऐड कर दो 1 and 2, 1 plus 2, ये कह रहा है 1 upon x minus 1 upon y is equal 1 upon tan, minus 1 upon 2x plus 1 upon y is equal 1 upon 20। ये आएगा 1 upon x minus 1 upon 2x, 1 अच्छा 1 ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, है ना, ठीक 1 upon 10 plus 1 upon 20। एलसीएम थोड़ा लेकर उसका भाई 2x आ जाएगा, तो 2 minus 1 आ गया, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 plus 1 आ गया, 1 upon 2x 3 upon 20, तो यहाँ से 2x into 3 equal to divide 20 और 2x equal to divide 20 upon 3 और x equal to आ गया 10 by 3 किलोमीटर द्वारा, और x की वैल्यू भर देंगे इसमें, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें लगता है केवल एक ही जवाब है x और y का, बी ऑप्शन दिखने लगे हैं ऊपर, ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन आपका बी हो गया है। बस ये है लीनियर इक्वेशन इनटू, वैसे प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, आप जितना काम कर लेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। हमने कुछ क्वेश्चन पे काम करने की कोशिश की है, जिन्हें तो आप देखिएगा, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। बेटा प्रॉब्लम्स तो भी बहुत सारी है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाली भी प्रॉब्लम बहुत सारी है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आती है ये 100%, तो इन पे अच्छा काम करिएगा। बाद बाकी कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे हो सकता है कुछ काम करें, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।